तो आज हम पढ़ेंगे मानव के पाचन तंत्र के बारे में। तो मानव पाचन तंत्र का जो ये टॉपिक है, ये विभिन्न एग्ज़ामों के अंदर, चाहे राजस्थान सरकार का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे कोई सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो, उनके अंदर अगर कोई साइंस का टॉपिक है तो उसमें पूछा जाता है ये। तो आज हम इसको डायग्राम के माध्यम से पूरे पाचन तंत्र को समझेंगे। और पाचन तंत्र में हम देखेंगे कि जो ये मुख गुहा यहाँ से शुरू हो रहा है, मुख गुहा के भाग से लेकर के जो ये गुद्दा द्वार है, ये पूरा भाग कहलाता है आहारनाल। तो ये है पूरा आहारनाल, मुख गुहा से लेके गुद्दा द्वार तक। अब इसमें हम देखते हैं कि जो मानव में जो पाचन तंत्र, इनके भाग कौन कौन से। तो इसका एक तो हो गया ये मुख गुहा, गर्सिका, आमाशय, और ये अपने यकृत और क्षुद्रांत और अग्नाशय, और ये गुद्दा द्वार, बड़ी आंत। तो ये सारे के सारे हैं हमारे मानव पाचन तंत्र के अंग। अब देखो होता क्या है, शुरुआत में जब कोई मानव कोई भोजन ग्रहण करता है तो वो मुख गुहा से भोजन ग्रहण करता है, और भोजन ग्रहण करने के बाद में ये मुख के अंदर भोजन को चबाता है, यानी उनको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ता है। और जब ये छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ता है तो ये भोजन को थोड़ा लसीला बनाने के लिए जो हमारे जीभ है, इन जीभ के निचले भाग में गालों के अंदर पाई जाती हैं लाला ग्रंथियाँ या लार ग्रंथि। और इन लाला ग्रंथियों से या लार ग्रंथियों से स्रावित होता है लार या फिर लाला रस, जिसको बोलते हैं लार भी बोलते हैं और लाला रस भी बोलते हैं और लार भी बोलते हैं। और ये लाला रस या लार, ये हमारे भोजन को थोड़ा लचीला बनाती है, और दांत है वो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ देता है, और उस प्रकार हम भोजन को चबा के एक ऐसा मुंह के अंदर गाढ़ा पदार्थ बना देते हैं। अब होता क्या है कि जो लार होती है ना, लार के अंदर होता है अपने एक एंजाइम होता है, लार के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं एमाइलेज। क्या बोलते हैं? एमाइलेज, या बोलते हैं एमिलेज। एमिलेज। तो ये जो एमाइलेज है, ये हमारे भोजन के अंदर उपस्थित जो कार्बोहाइड्रेट है, भोजन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है, उस कार्बोहाइड्रेट को ये एमिलेज है, ये शर्करा में तोड़ता है या फिर ग्लूकोज में तोड़ता है। और जब ये शर्करा या ग्लूकोज में तोड़ता है तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का थोड़ा पाचन होना है, वो शुरू हो जाता है, पाचन क्रिया कार्बोहाइड्रेट की शुरू हो जाती है। अब ये भोजन उसके बाद में ये यहाँ से मुख गुहा के अंदर जो भोजन जिसके अंदर लार मिल गई है, एमिलेज मिल गया है, भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया है, अब ये यहाँ से भोजन आगे भेजा जाएगा गर्सिका में। किस में भेजा जाएगा? गर्सिका में। तो अगला भाग जो ये लंबी नली दिख रही है, ये है गर्सिका। अब भोजन को भेज दिया गर्सिका में। अब ऐसा नहीं होता है कि भोजन मुख गुहा से सीधे आ गया और सीधा आमाशय। इस जो ये गर्सिका है, इसके अंदर गति होती है कर्माकुंचक गति, यानी ये एक बार सिकुड़ती है थोड़ी थोड़ी देर, दोबारा फैलती है, थोड़ी सिकुड़ती है, फैलती है, इस प्रकार भोजन को धीरे 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 आगे भेजी। तो ये याद रखना है कि गर्सिका के अंदर कर्माकुंचक गति होती है। अब ये कर्माकुंचक गति के द्वारा भोजन को भेज दिया यहाँ से आमाशय के अंदर। अब मान लो भोजन आ गया हमारे यहाँ आमाशय के अंदर। अब पहले आमाशय थोड़ा चिकड़ा हुआ होता है, लेकिन जैसे ही भोजन इसके अंदर आता है तो ये पूरा फैल जाता है। अब ये मान लो ये आमाशय के अंदर आ गए, अपने भोजन आ गए। अब आमाशय के अंदर भोजन आने के बाद में क्या होता है कि यहाँ पे जो आमाशय के अंदर जैसे ही भोजन आया तो ये आमाशय फैल जाएगा, आमाशय फैल जाएगा। और उसके बाद में जो आमाशय की भित्ति है, ये आमाशय की जो ये भित्ति है, दीवार है, इस दीवार के अंदर क्या होता है? जठर ग्रंथियाँ उपस्थित होती है। कौन सी? जठर ग्रंथियाँ। अब ये जठर ग्रंथियाँ क्या करती है? ये छोड़ती है एक अम्ल। क्या छोड़ती है? एक अम्ल छोड़ती है, HCl। और इसके अलावा ये एक पेप्सिन एंजाइम छोड़ती है, पेप्सिन एंजाइम छोड़ती है, और साथ में छोड़ती है श्लेष्मा, साथ में छोड़ती है श्लेष्मा। अब देखो ये जो पेप्सिन एंजाइम है, ये पेप्सिन एंजाइम, इनकी एक शर्त होती है कि ये पेप्सिन एंजाइम तभी कार्य करेगा जब यहाँ आमाशय के अंदर जो माध्यम है वो माध्यम अम्लीय होगा। माध्यम कैसा होगा? अम्लीय होगा। तो अम्लीय माध्यम करने के लिए ये HCl अम्ल छोड़ती है, HCl अम्ल छोड़ती है। अब ये HCl अम्ल है, ये HCl अम्ल इस आमाशय के अंदर पूरा माध्यम है वो अम्लीय माध्यम बना लेता है। इसके अलावा जो भोजन के साथ में यदि कोई सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया वगैरह हैं तो उनको भी ये HCl अम्ल है वो नष्ट कर देता है। अब इस HCl अम्ल ने यहाँ पे अम्लीय माध्यम बना दिया, HCl अम्लीय माध्यम बना दिया। अब ये पेप्सिन एंजाइम है, ये सक्रिय होता है और प्रोटीन का पाचन करता है। तो ये प्रोटीन का पाचन करना शुरू कर लेता है। लेकिन HCl अम्ल है, ये अब हम जानते हैं कि ये परबल अम्ल है, ये परबल अम्ल है जिसका pH लगभग 2 के पास होता है, 2 होता है, ठीक है। तो ये इतना प्रबल होने के कारण ये आमाशय की दीवारों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस दीवारों की रक्षा करने के काम है वो ये करता है श्लेष्मा। कौन करता है?
श्लेष्मा करता है। तो ये जो श्लेष्मा है, ये श्लेष्मा इस आमाशय की दीवारों की एचसीएल अम्ल से रक्षा करता है। अब देखो भोजन आमाशय में हो गया, इसके अंदर एचसीएल अम्ल मिल गया, बैक्टीरिया रहित हो गया, पेप्सिन अम्ल ने प्रोटीन का वासन कर लिया और श्लेष्मा ने इनकी दीवारों में कर लिया। अब भोजन यहाँ से जाएगा छोटी आंत में। कहाँ से जाएगा? आमाशय से भोजन जाएगा छोटी आंत में। ये जो दिख रही है ये मुड़ी हुई भाग, ये पूरी की पूरी छोटी आंत है। और ये छोटी आंत है, ये हमारे इस पूरे पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है, सबसे लंबी। इसकी लगभग 6 मीटर है वो इसकी लंबाई होती है। अब देखो ये इतनी लंबी होने के बाद भी ये ऐसी पूरी सिकुड़ी हुई कुंडलित रहती है और कुंडलित रहने के कारण ये कम क्षेत्रफल के अंदर यहाँ पे उपस्थित रह जाती है। अब जैसे ही भोजन आ गया छोटी आंत के अंदर, भोजन आ गया छोटी आंत के अंदर, छोटी अंदर आंत के अंदर आने के बाद क्या होता है, जो ये यकृत है, ये यकृत छोड़ता है पीतरस। क्या छोड़ता है? पीतरस। और वो पीतरस है वो ये जो पित्ताशय दिख रहा है, ये पित्ताशय, ये पीतरस का भंडारण करके रखता है। जो ये यकृत ग्रंथि है ये पीतरस छोड़ती है और छोड़ने के बाद जो ये पित्ताशय दिख रहा है, ये पित्ताशय इस पीतरस का भंडारण कर लेता है। और जैसे ही भोजन छोटी आंत के अंदर आता है तो ये पित्ताशय वो पित्ताशय से पीतरस निकल के छोटी आंत में आ जाता है। और पीतरस आते ही क्या करता है, इस भोजन को जो आया था वो अम्लीय है, लेकिन जैसे ही ये पीतरस आता है तो ये इसको बना देता है क्षारीय। कैसा बना देता है? क्षारीय बना देता है। और जैसे ही क्षारीय बना दिया, इसके अलावा ये पीतरस क्या करता है, ये पीतरस जो भोजन के अंदर वसा है उस वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, क्योंकि वसा के बड़े अणु होंगे तो उनका पाचन नहीं हो पाएगा, तो वो छोटे छोटे अणुओं में ये तोड़ने का काम करता है। इसके अलावा जो ये दिख रही है ना, ये ग्रंथि, ये अग्नाशय, ये अग्नाशय, और ये अग्नाशय ये भी छोड़ती है अग्नाशयिक रस, ये भी छोड़ती है अग्नाशयिक रस। तो जैसे ही भोजन छोटी आंत के अंदर पहुंचा तो छोटी आंत के अंदर पहुंचते ही पित्ताशय से आ गया पीतरस जो कि यकृत ग्रंथि ने छोड़ा था, और अग्नाशय से आ गया अग्नाशयिक रस। इसके अलावा जो छोटी आंत होती है क्षुद्रांत, ये दिख रहा है क्षुद्रांत, तो ये क्षुद्रांत है, इनकी दीवारों में भी ग्रंथियाँ पाई जाती, इनकी दीवारों में भी ग्रंथियाँ पाई जाती। तो ये अग्नाशयिक रस, ये क्षुद्रांत द्वारा जो स्रावित रस होता है, उनके अंदर एंजाइम होते हैं, उनके अंदर एंजाइम होते हैं। तो उनके अंदर जो ये अग्नाशयिक रस होता है, इसके अंदर एक तो होता है ट्रिप्सिन। क्या होता है? ट्रिप्सिन। तो ये ट्रिप्सिन एंजाइम है, ये करता है प्रोटीन का पाचन, यानी जो हमारे भोजन के अंदर प्रोटीन है उस प्रोटीन को ये तोड़ देता है अमीनो अम्ल में, अमीनो अम्ल में। तो ये प्रोटीन को तोड़ देता है अमीनो अम्ल में। इसके अलावा इसके अंदर होता है लाइपेज एंजाइम, और जो ये लाइपेज है, ये लाइपेज जो वसा होती है ना, फैट, ये लाइपेज है, ये फैट को तोड़ देता है ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। इसके अलावा एक और एंजाइम होता है जो कह सकते हैं माल्टेज, और ये माल्टेज है, ये शर्करा को, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ देता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ देता है। ठीक है, तो ये देखो ट्रिप्सिन ने प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ दिया, लाइपेज ने वसा को ग्लिसरॉल में तोड़ दिया, और जो माल्टेज है उसने कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ दिया। तो यहाँ पे ये इस प्रकार ये तोड़ देते हैं। अब इनका जो टूटने का काम है वो हो गया, और प्रोटीन, वसा और ये कार्बोहाइड्रेट इनका पाचन भी हो गया। अब क्या होता है, अब ये भोजन छोटी आंत के अंदर जब गति करता है तो छोटी आंत के अंदर, जैसे ये छोटी आंत है, ये छोटी आंत है, इस छोटी आंत के अंदर ऐसे अंगुली जैसी संरचनाएं होती है, अंदर है वो छोटी छोटी ऐसी अंगुली जैसी संरचनाएं होती है, और ये अंगुली जैसी संरचनाएं हैं, इनको बोलते हैं रंसाकूर, या बोलते हैं विल्ली, या बोलते हैं विल्ली। अब देखो जो ये अंगुली जैसी संरचनाएं ये क्या काम करती है, एक तो ये जो छोटी आंत का जो सतही क्षेत्रफल है, जो सतही क्षेत्रफल है उन सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देती हैं, तो इनको रंसाकूर या फिर विल्ली या फिर दीर्घरोम भी कहते हैं, यहाँ पे दीर्घरोम भी कहते हैं। तो ये दीर्घरोम, रंसाकूर या फिर विल्ली है, ये जो छोटी आंत का क्षेत्रफल है वो बढ़ा देती है। क्यों? जो भोजन के कण है वो इन दीर्घरोमों के चारों ओर चिपक जाते हैं और चिपकते हुए गति करते हैं, टकराते हुए। तो ये छोटी आंतें उनमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा इन सब का अवशोषण कर लेती है, जितने भी पोषक तत्व है उन पोषक तत्वों का अवशोषण कर लेती है। तो अब छोटे आंत के अंदर जितने भी पोषक पदार्थ हैं उनका अवशोषण हो जाता है, और जैसे ये ऐसे ऐसे घूमता 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 पूरा अवशोषण होता रहता है, और होता रहते 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 यहाँ से ये चला जाता है बड़ी आंत में, और जैसे यहाँ से ये भोजन चला गया बड़ी आंत में, तो ये बड़ी आंत में ऐसे गति करता है, ऐसे बड़ी आंत में गति करता है। तो बड़ी आंत के अंदर जब ये गति करता है ना, तो बड़ी आंत के अंदर केवल जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत की जो होती है कोशिकाएं वो जल या फिर खनिज लवणों का इनका अवशोषण कर लेती है, और जैसे ही ये खनिज लवण जल इनका अवशोषण हो गया तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये होता है गुदा, ये होता है गुदा। अब भोजन को भेज दिया है, गुदा में भेज दिया जाता है। अब ये एक प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ है, तो ये गुदा के अंदर भेज दिया जाता है।
अब ये गुदा है, इनके अंदर ये तब तक स्टोर रहता है अवशेष पदार्थ जिनको हम जब तक कि इनको गुदा द्वार से बाहर नहीं निकाल दिया जाता है, गुदा द्वार से बाहर नहीं निकाल दिया जाता है, तब तक ये यहाँ पे गुदा के अंदर, मलाशय के अंदर यहाँ पे एकत्रित रहता है। अब देखो ये जब तक ये जो क्रिया है इनको रोक के रखने का, ये एक प्रकार की बहिक्षेपण गुदा अवरोधी द्वारा नियंत्रित रहता है। आई बात में, ऐसे नहीं कि यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से सीधे बाहर निकालना पड़ेगा, तो ऐसे नहीं, ये काफ़ी देर तक जब तक उत्सर्जित नहीं करते तब तक यहाँ पे ये रहता है, और ये एक बहिक्षेपण गुदा अवरोधिनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो ये अपने हो गया मानव का पूरा पाचन। तो मानव पाचन के अंदर देख लो पहले शरण कितने हो गए, 5 शरण हो गए। यहाँ तो देखो अंतर्ग्रहण, यहाँ से तो हमने भोजन अंतर्ग्रहण किया, अब भोजन यहाँ आ गया, यहाँ पे हुआ भोजन का पाचन, भोजन का पाचन, और भोजन का पाचन होने के बाद यहाँ पे सोटियांत में, और पूर्ण पाचन हो गया सोटियांत के अंदर, और उसके बाद में दूसरा शरण हो गया पाचन, तीसरा शरण हो गया अपने अवशोषण, यहाँ पे है वो अवशोषण, और चौथा शरण को कहते हैं स्वागीकरण। क्या कहते हैं? स्वागीकरण, यानी जो ऊर्जा का निर्माण हुआ उसका शरीर द्वारा उपयोग करना। और स्वागीकरण के बाद इसका वापस जो लास्ट प्रोसीजर, लास्ट चरण है वो है उत्सर्जन, उत्सर्जन, यानी उनको शरीर से बाहर निकालना। तो ये याद आज अपने हो गया पूरा मानव पाचन तंत्र। ओके, धन्यवाद।